प्रिय छात्रों, आज का हमारा विषय है खानाबदोश। खानाबदोश पाठ 6 अंतरा भाग 1 है और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा रचित है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जिस प्रकार जो निम्न श्रेणी का वर्ग है, जो गरीब तबका है या गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन जी रहा है, उनके विषय में उनकी पीड़ा को यहाँ पर व्यक्त करते हैं। खानाबदोश शब्द से ही चलते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने हमें गाली दी हो, क्योंकि शब्द ऐसा लगता है कि खानाबदोश कहीं के, या कई बार माता बहनें ऐसे शब्दों का प्रयोग करती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे ये गाली की तरह हो। लेकिन आज इस शब्द का अर्थ समझ लो कि खानाबदोश शब्द का अर्थ क्या है। ज़्यादातर लोग खानाबदोश का अर्थ सीधा सा बता देते हैं, जैसा कि पाठ में बताया गया है कि घूमने फिरने वाले। लेकिन शब्द पर जाओ, ये शब्द उर्दू शब्द है, उर्दू भाषा का शब्द है और इसके अंतर्गत 3 शब्द वो मिलकर बना हुआ है। खान आब दोश। खान आब दोश। खान का मतलब भोजन, आब का मतलब जल, दोष का मतलब उसमें दूषित, यानी जिसका खाना और पीना वो दूषित है, यानी उसमें दोष उत्पन्न होता रहता है, वो खानाबदोश होता है। अब दोष का अभिप्राय ये नहीं कि खाना खराब है या जल खराब है, नहीं, उसमें विकार उत्पन्न होता रहता है। यानी क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति जो एक जगह नहीं ठहरते हैं, पूरे जीवन अपने स्थान बदलते रहते हैं, उनका जल और अन्न दोनों बदलते रहते हैं, उनमें दोष उत्पन्न होता रहता है, परिवर्तित होते रहते हैं। इसलिए इस शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए किया जाता है जो कभी एक जगह नहीं ठहरते हैं। इसलिए खानाबदोश शब्द का प्रयोग वो किया जाता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि पे आ जाते हैं। पहले लेखक परिचय वो समझ लेते हैं। वह ओम प्रकाश वाल्मीकि जी कौन है और इनका जन्म कहाँ हुआ है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म हुआ है सन 1950 में। और कहाँ पर हुआ है? उत्तर प्रदेश के बरला गांव में इनका जन्म हुआ है। यह गांव कहाँ पर है? तो जिला मुजफ्फरनगर में है। उनका भी बचपन सामाजिक, यदि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के जीवन के बारे में बताएं, बचपन के बारे में बताएं, तो सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयों से गुजरा था। शिक्षा प्राप्त करने में उन्हें अनेक प्रकार की आर्थिक, सामाजिक और मानसिक कष्ट झेलने पड़े थे। यानी क्यों? क्योंकि वो ऐसे तबके से आते थे जो उच्च वर्गीय लोग उनको निम्न वर्ग समझकर जिसमें जात पात का भेद काफ़ी था, तो ये सब कुछ उनको झेलना पड़ा। उन्होंने संघर्ष करते करते अंत में हिंदी में एमए की डिग्री प्राप्त कर ली, अर्थात वो स्नातकोत्तर हिंदी में हो गए। वाल्मीकि जी महाराष्ट्र में भी रहे, यानी कहने का मतलब उत्तर प्रदेश में भले ही जन्मे थे, बरला गांव में भले ही वो पैदा हुए थे, लेकिन वो महाराष्ट्र में भी रहे। वहाँ उनका संपर्क दलित लेखकों से हुआ। जो लेखक नीचे वर्ग से आते थे, निम्न वर्ग से आते थे, उन सब से उनका संपर्क हुआ। उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनाओं का अध्ययन किया, चिंतन मनन किया। इस अध्ययन से उनकी रचना दृष्टि में बुनियादी परिवर्तन आया और आजकल वे देहरादून की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। आजकल कहाँ काम कर रहे हैं? तो ये देहरादून में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, वहाँ पर अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। रचनाएं, प्रमुख रचनाएं हैं सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका, ये कविता संग्रह है, बस बहुत हो चुका। फिर है सलाम, कहानी संग्रह है जूठन, ये आत्मकथा है उनकी जूठन, आदि उनकी प्रमुख प्रसिद्ध रचनाएं हैं। साहित्यिक विशेषताएं देख लेते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की। तो हिंदी भाषा के दलित साहित्य के विकास में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी रचनाओं में जातीय अपमान और उत्पीड़न का वर्णन है। जिस प्रकार लोग एक दूसरी जाति का अपमान करते हैं, किसी को निम्न जाति का वर्ग का समझ लेते हैं, ऐसा, लेकिन कभी ऐसा होना नहीं चाहिए। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि कोई जाति बड़ी या छोटी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने वर्गों को बांटा था और वर्ग समाज को चलाने के लिए था कि कोई कौन व्यापार करेगा, कौन खेती का काम करेगा,
कौन जो है ये जो है शिक्षा का काम करेगा, कौन जो है ये देश की सेवा का काम करेगा, यानी देश को संभालेगा। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कोई नीच नहीं था, सबका समाज में अपना महत्व था। और इस हरिजन शब्द का अर्थ कोई भगवान के ही व्यक्ति हैं, तो इस प्रकार कोई ऊंचा नीचा जो है वो भेदभाव नहीं समझना चाहिए। किसी भी जाति वर्ग का व्यक्ति यदि काम के अनुसार जाना जाता था। यदि कोई शूद्र जाति से उत्पन्न हुआ, यदि शिक्षा का काम करता है तो उसे ब्राह्मण वर्ग में ही माना जाता था। और ब्राह्मण वर्ग का यदि कोई व्यक्ति खेती या किसानी करता है तो उसको शूद्र वर्ग में माना जाता था। तो ये विभिन्न प्रकार के वर्ग उस समय थे काम के आधार पर। फिर हमने जो है इनको जातियां बना लिया है, लेकिन ये किसी कहने का मतलब हमारे ऋषियों का कसूर नहीं है। उन्होंने समाज चलाने के लिए एक 4 वर्गों को बांटा था जो वैदिक वर्गानुसार थे, उनमें कोई दोष नहीं था। लेकिन हमने जो है धीरे धीरे अपने आप को, किसी ने बड़ा मान लिया, किसी को, दूसरे को जो कमजोर था उसको दलित वर्ग में बांट दिया। तो ये सारे काम जो है जो यदि हम वैदिक संस्कृति को ऐसा हम अपने ग्रंथों को पढ़े तो ये हमें पता लग जाता है कि किस प्रकार हम बटे हुए सनातनी हैं, हमें पता लग जाएगा। तो उन्होंने भारतीय समाज के कई अनछुए पहलुओं को भी पाठकों के सामने रखा। उनके मतानुसार दलित ही दलित की पीड़ा यानी दुख को समझ सकता है तथा वही उस अनुभव की प्रमाणी अभिव्यक्ति यानी सबूत सहित उनको व्यक्त कर सकता है, बता सकता है, समझा सकता है। उनका सृजनात्मक साहित्य के साथ साथ आलोचनात्मक लेखन भी, यानी रचनात्मक जो साहित्य था वो तो था ही, इसके साथ जो है उन्होंने व्यंग्यात्मक लेख भी लिखे हैं, आलोचनात्मक लेख भी लिखे हैं। तो उनकी भाषा कैसी है? सहज है, तथ्यपरक है और आवेग है, यानी उस भाषा में जोश है। व्यंग्य का गहरा पुट यानी गहरा भाग भी उसमें मिलता है, व्यंग्यात्मक भाग भी मिलता है। तो नाटकों में अभिनय और निर्देशन करना भी उनकी रुचि है, यानी नाटकों में अभिनय करना और करते हैं। वह ओम प्रकाश वाल्मीकि जी अभिनय भी करते हैं, उनका निर्देशन भी करते हैं, यानी पूरे नाटक का कार्यभार भी संभाल लेते हैं। तो उनकी आत्मकथा जूठन से उन्हें हिंदी साहित्य में पहचान मिली। क्या पहचान मिली? वाल्मीकि जी को अंबेडकर पुरस्कार 1993 यानी 1993 में और प्रवेश सम्मान 1995 में यानी 1995 में उनको दिया गया, यानी उनसे सम्मानों से पुरस्कृत किया गया, सम्मानित किया गया। आ जाते हैं हम अपने विषय पर, खाना बदोश जिसका नाम है इस चैप्टर का। और खाना बदोश मैंने समझा ही दिया कि खान आब दोष यानी अन्न जल दोष, यानी अन्न जल दोष का अभिप्राय मैंने बता ही दिया, आपको समझा ही दिया कि क्या अन्न जल का दोष होता है। एक जगह टिक कर नहीं, जगह जगह का पानी और खाना खाते हैं तो उसमें दोष उत्पन्न होता है। तो यही होता है। अब हम आते हैं पाठ पे। जो प्रमुख पात्र हैं वो हैं सुकिया और मानो। सुकिया और मानो पति पत्नी है। मानो सुकिया की पत्नी है। मैंने ये पति पत्नी शब्द से ही समझ जाना चाहिए था। कहीं सुकिया जो है वो आप स्त्रीलिंग ना समझ ले, यहाँ पर मानो है वो स्त्रीलिंग है। और ये क्या करते हैं? ये भट्ठे पर काम करते हैं और भट्ठे पर महीना भर ही हुआ है इनको आए हुए, तो उसकी जिंदगी से तालमेल किस प्रकार बैठा है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने यहाँ पर पूरा वर्णन किया है कि भट्ठे का माहौल कैसा है। सुकिया के हाथ की पथी कच्ची ईंटें पकने के लिए भट्ठा में लगाई जाती हैं, यानी भट्ठे में जैसा कि ईंटें पाथने के बाद भट्ठे में पकने के लिए ईंधन डालकर जो उनको पकाया जाता है, तो भट्ठे के गलियारे में जो रोखेदार कच्ची ईंटें यानी जालीदार जो है बना दिए जाते हैं, क्योंकि ताकि उनके अंदर जो है वो ईंधन डाला जा सके। तो दीवार देखकर सुकिया आत्मिक सुख से भर गया था, यानी अपने अंतर मन से सुख प्रसन्न था। देखते ही देखते हजारों ईंटें भट्ठे के गलियारे में, यानी भट्ठे का जो गलियारा होता है अंदर जिसके जो खाली जगह होती है उसमें डाल दी गई थी। तो ईंटों के बीच खाली जगह में पत्थर का कोयला डाला जाता है, ये पता ही है। लकड़ी का बुरादा यानी लकड़ी के काटने के बाद जो अवशेष बचता है वो, गन्ने की बाली यानी गन्ने जो होता है उसके बाद रस निकालने के बाद जो अवशेष बचते हैं वो सब डाल दिए जाते हैं। असगर ठेकेदार ने अपनी निगरानी में हर चीज़ तरतीब से लगवाई थी, यानी बड़े अच्छे ढंग से तरीके से लगवाई थी। आग लगाने से पहले भट्ठा मालिक मुख्तार सिंह ने एक एक चीज़ का मुआयना किया था। यहाँ पर ठेकेदार कौन है? असगर ठेकेदार है, जो ईंटों का ठेका लेता है। कहीं कहीं से कि भी कितने हज़ार ईंटों पर कितने पैसे जो है मजदूरों को दिए जाएंगे, वो सारी चीज़ें जो है वो करता है। और भट्ठे का मालिक कौन है? मुख्तार सिंह है, वो है। तो हर एक चीज़ का मुआयना करना, जाँच कर लेना होता है।
2400 घंटे की ड्यूटी पर मजदूरों को लगाया गया था, सेवा के लिए लगा दिया जाता है, कहीं ईंधन बुझ ना जाए। यदि ईंधन ऐसा हो जाता है तो फिर क्या होता है कि वो ईंटें अच्छी तरह पक नहीं पाती हैं। तो जो मोरियों के भट्ठे में कोयला, मोरियां क्या होती हैं, जहाँ से ईंधन डाला जाता है भट्ठे के अंदर, उस स्थान को मोरी कहा जाता है। और वहाँ से कोयला, बुरादा, गन्ने की जो बाली आदि सब जो है वो डाल रहे थे। भट्ठे का सबसे खतरनाक खतरे का काम होता है मोरी का काम। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आग में जो है ईंधन डाला जाता है और पीछे काफ़ी ईंधन होता है, आग लग जाती है और कई बार उस जो काम करने वाला व्यक्ति हो जल जाता है, ऐसा होता है, इसलिए खतरे का काम होता है। थोड़ी सी असावधानी भी मौत का कारण बन सकती है। भट्ठे की चिमनी धुआं उगलने लगी थी। यह धुआं मीलों दूर से दिखाई पड़ता है। सच्चाई है, भट्ठे की चिमनी बहुत ऊंची होती है, मीलों से ही दिखाई दे रहा होता है। हरे भरे खेतों के बीच गहरे मटमिले रंग का, यानी माटी जैसे रंग का यह भट्ठा एक दब्बे जैसा दिखाई पड़ता है, क्योंकि ये बिल्कुल शहर से दूर और गांव से दूर होते हैं। तो इसका धुआं जो है काले रंग का होता है, तो ऐसा लगता है जैसे पूरे इस पर्यावरण पर एक धब्बा हो, वो बताया जाता है। मानो और सुकिया महीना भर पहले इस भट्ठे पर आए थे, यानी उनको अभी महीना भर हुआ था, और दिहाड़ी मजदूरी बनकर, यानी प्रतिदिन जो काम किया उसके एवज में जो उनको पैसा मिलता है वो दिहाड़ी मजदूर कहलाते हैं। तो हफ्ते भर का काम देखकर, यानी अच्छा काम किया इसलिए असगर ठेकेदार ने सुकिया से कहा कि सांचा ले लो। सांचा होता है एक खोल, जो डिब्बा होता है लोहे का, जिसके अंदर मिट्टी गारा भर के उसको ईंटें पाथने के काम में आता है, तो वो सांचा होता है। तो ईंट पाथने का काम शुरू करो। ईंट पाथने के काम के लिए उसको दे दिया गया। 1000 ईंट के रेट से अपनी मजदूरी लो, यानी 1000 ईंटों पर जो पैसा जो है उसने निश्चित किया कितना मिलेगा। भट्ठे पर लगभग 30 मजदूर थे। कितने मजदूर थे? 30 थे, और वही काम करते थे जो वहीं रहकर काम करते थे। कहने का अभिप्राय ये है, भट्ठा मालिक मुख्तार सिंह और असगर ठेकेदार सांझ होते ही शहर लौट जाते थे, क्योंकि जो है वो अपने घर चले जाते थे, क्योंकि वो एक खेतों में अलग से बना हुआ भट्ठा था। तो शहर से दूर दिन भर की गहमा गहमी के बाद ये भट्ठा अंधेरे की गोद में समा जाता था। क्यों? क्योंकि शहर से दूर था, इसलिए अंधेरे की गोद में समा जाने का मतलब वहाँ पर कोई ऐसा प्रबंध नहीं था जो लाइट वाइट का प्रबंध हो, कहीं दूर से दिखाई देने वाला हो। यहाँ से कुछ प्रश्न बनते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने अपनी इस कहानी में किसकी विडंबना को उजागर किया है? मजदूरों की। उपरोक्त अनुच्छेद में किसके दृश्य को चित्रित किया गया है? तो यहाँ पर ईंट बनाने का भट्ठे का जो दृश्य है वो यहाँ पर दिखाया गया है। सुकिया क्या काम करता है? ईंटें पाथने का काम करता है। ईंट के भट्ठे के ठेकेदार का क्या नाम है? तो आया था असगर ठेकेदार है। मालिक का नाम क्या है? तो मुख्तार सिंह है। इसके बाद भट्ठे पर कितने मजदूर काम करते हैं? तो हमने देखा ही था कि यहाँ पर आया था 30 मजदूर जो है भट्ठे पर काम करते थे। एक कतार में बनी छोटी छोटी झोपड़ियों में टिमटिमाती डिबरियां। अब यहाँ पर एक लाइन में है, छोटी छोटी झोपड़ियां बनी होती हैं, भट्ठे पर कोई पक्का मकान नहीं होता है। और वहाँ पर डिबरियां शब्द क्या होता है? ये डिबरिया होता है लोहे के छोटे छोटे दिए होते हैं, जिनमें केरोसिन तेल डालकर, मिट्टी का तेल डालकर उनको रोशनी के लिए जलाया जाता है। उनकी रोशनी भी कोई खास नहीं होती है, अच्छी नहीं होती है, यानी वो अंधेरे से लड़ नहीं पाती हैं। कहने का अभिप्राय यह है। दड़बेनुमा झोपड़ियों में, यानी छोटे छोटे घर जो है दड़बानुमा कहा जाता है, झुक कर घुसना पड़ता था, क्योंकि काफ़ी नीची हैं, वो घर की तरह, मकान की तरह नहीं बनी हुई थी, और झुके झुके ही बाहर आना होता था। भट्ठे का काम खत्म होते ही औरतें, जैसे कि स्वाभाविक है कि जैसे ही दिन भर मजदूरी का काम करने के बाद अपना चूल्हा चौका यानी खाना बनाने का काम औरतें संभाल लेती हैं। तो कहने भर के लिए चूल्हा चौका था, क्योंकि ईंटों को ही जो है लगा के ही एक चूल्हा बनाया गया था। तो जलती लकड़ियों की चिटपिट के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जैसे मन में जो दुश्चिंताएं हैं, जो पीड़ाएं हैं, जो दुख हैं, जो तकलीफ हैं, शायद उनकी आवाज़ जैसे चटपट कर रही हो, ऐसा लग रहा था। तो सब कुछ अनिश्चित है, यानी कुछ भी निश्चित नहीं था, यानी कभी भी मालिक किससे नाराज हो जाए, कब भट्ठे से निकाल दे वहाँ से, तो ये निश्चित नहीं था उनका जीवन। मानो अभी तक इस भट्ठे की जिंदगी से तालमेल नहीं बैठा पाई थी, क्योंकि कभी पहले उसने ऐसा काम भट्ठे पर नहीं किया था। तो बस सुकिया की जिद के सामने कमजोर पड़ गई थी। सुकिया ने जिद की थी कि नहीं, काम तो करना ही पड़ेगा। तो सांझ होते ही सारा माहौल भाई भाई करने लगता था। भाई भाई का मतलब विभिन्न प्रकार की आवाज़ें होती हैं, जैसे कि यदि गांव से या कहीं दूर खेतों में कोई जगह है, तो वहाँ पर बहुत सारे मेंढकों की, दादुरों की, यानी यहाँ पर बहुत सारी आवाज़ें, गिद्धड़ों की डरावनी आवाज़ें जो है वो आने लगती हैं। तो भाई भाई माहौल का अभिप्राय ये है। दिन भर के थके हारे मजदूर अपने अपने दड़बों में घुस जाते थे, क्योंकि रात होते ही सोने के लिए चले जाते हैं अपने छोटे छोटे घरों में। सांप बिच्छू का डर जो है लगा रहता है, क्योंकि बाहर खेतों में है, इस प्रकार तो डर रहता ही है।
जैसे समूचा जंगल झोपड़ी के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। ऐसा लगता है जैसे सारा चारों ओर झोपड़ी उसके जंगल हो, ऐसा महसूस होता है। ऐसे माहौल में मानो का जी घबराने लगता था, क्योंकि कभी ऐसे माहौल में वो रही नहीं है, तो इसलिए उसका मन जो है वो घबरा जाता था। लेकिन करे भी तो क्या करे। न जाने कितनी बार सुकिया से कहा था मानो ने कि अपने देश की सूखी रोटी भी प्रदेश के पकवानों से अच्छी होती है। यही कहा था कि अपने देश की यदि सूखी रोटी भी मिले और विदेशों में भले अच्छे अच्छे पकवान मिले तो भी वो सूखी रोटी अच्छी है, क्योंकि अपनी जंग है तो अपनी ही होती है। ये बात यहाँ पर की गई। सुकिया के मन में एक बात बैठ गई थी कि नरक की ज़िंदगी से निकलना है, यानी जो ये गरीबी की रेखा की ज़िंदगी है इससे बाहर जाना है, और यदि नरक की ज़िंदगी से बाहर जाना है तो कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ त्यागना पड़ेगा, यानी घर बार छोड़ना ही पड़ेगा। मानो कि हर बात का एक ही जवाब था उसके पास कि बड़े बूढ़े कहा करे हैं कि आदमी की औकात घर से बाहर कदम रखने पे चले है, यानी ही पता चले है। यानी आदमी अपने घर में चाहे भले ही शेर बनता हो, लेकिन उसको अपनी औकात का पता कब लगता है, जब वो घर से बाहर रहता है, तभी उसको अपनी औकात का असलियत का पता लगता है। घर में तो चूहा भी सुरमा बना रहे, यानी घर में तो चूहा भी शेर बना रहता है। कांधे पर वो लंबा लठ धर के चलने वाले चौधरी, यानी जो कांधे पर लठ रखकर चलने वाले चौधरी साहब भी ये जब शहर में जाते हैं तो सरकारी अफसरों के आगे सीधे नहीं खड़े हो सकते, यानी सरकारी अफसरों के सामने सीधे तक खड़े नहीं हो पाते, और बकरियों की तरह मिमी आते हैं, जैसे बकरियां मिमी आती हैं इस प्रकार है होते हैं। और गांव में किसी गरीब को आदमी भी नहीं समझते, यानी गांव में तो आदमी को आदमी भी नहीं समझते, और शहर में जो है अफसरों के सामने जो है सीधे पड़ जाते हैं, लेट जाते हैं कि हमारा काम करो साहब, तो इस प्रकार होते हैं। और गांव में जो है लठ कंधे पर आते ही ये समझने लगते हैं कि हमारे से बड़ा तो कोई है ही नहीं। तो ये सब बताया गया। तो बाहर जाने के बाद ही हमें अपनी औकात का पता लगता है। मजदूर कैसे घरों में रहते हैं, तो दड़बे नुमा छोटे छोटे घर हैं, झोपड़ियां हैं, उनमें रहते थे। भट्ठे का काम खत्म करने के पश्चात औरतें क्या करती हैं, तो चूल्हे चौके का काम ही संभाल लेती थी। पानी मानो कौन थी, तो मैंने ही बताया था कि मानो सुकिया की पत्नी थी। अपने देश की सूखी रोटी भी प्रदेश के पकवानों से अच्छी होती है, तो किसने किससे कहा था, मानो ने सुकिया से कहा था। सुकिया के मन में क्या बात घर कर गई थी, यही बात घर कर गई थी कि नरक की जिंदगी से निकलना है तो कुछ छोड़ना ही पड़ेगा, ये था। सुकिया की इन बातों से मानो कमजोर पड़ जाती थी, अर्थात वो अपनी जिद जो है छोड़ देती थी। इसलिए गांव देहात छोड़कर वे दोनों एक दिन असगर ठेकेदार के साथ इस भट्ठे पर आ गए थे। जैसा कि ठेकेदारों का काम क्या होता है कि इसी प्रकार मजदूरों को जो है कहीं न कहीं से इकट्ठा करके लाते हैं और उनसे फिर काम करवाते हैं। ऐसा ही हो गया था। पहले ही महीने में सुकिया ने कुछ रुपए बचा लिए थे, कुछ पैसे इकट्ठे किए थे। कई बार गिनकर तसल्ली भी कर ली थी कि क्योंकि एक गरीब के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि उसके थोड़े से कमाए हुए पैसे, जो मेहनत मजदूरी से पैसे कमाए हैं, तो वो थे। तो बार बार तसल्ली करते हैं कि कहीं कोई पैसा जो है वो खो ना गया हो। तो धोती की गांठ में बांधकर अंटी में खोस लिए थे, यानी कहने का मतलब अपने तागड़ी भाग में जो है वो रख लिए थे। तो रुपए देखकर मानो भी खुश हो गई थी। उसे लगने लगा था कि अब वह भी अपनी जिंदगी के ढर्रे को बदल लेगी या बदल लेंगे। सुकिया और मानो की जिंदगी एक निश्चित डर्रे पर चलने लगी थी, अर्थात उनको उनकी एक मंजिल हो गई थी। एक निश्चित हो गया था कि अब जो है हम जिंदगी में कुछ पैसे कमाएंगे और कुछ काम करेंगे, यानी मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे और अपना घर बना लेंगे। तो दोनों मिलकर पहले तगारी बनाते। तगारी क्या होती है, बहुत सारी मिट्टी को जो है इकट्ठा करके उसमें बीच में खाली जगह बना के उसमें पानी डालकर जो है उसका गारा बना लेना, लोकल भाषा में कहें तो वो होता है। फिर मानो तैयार मिट्टी लाकर देते, यानी उस तगारी से जो मिट्टी तैयार होती है वो ईंटों के लिए वो दिया जाता। और इस काम में उसके साथ एक तीसरा मजदूर भी आ गया था जिसका नाम था जसदेव। छोटी उम्र का लड़का था। असगर ठेकेदार ने उसे भी उसके साथ काम पर लगा दिया था, यानी सुकिया और मानो के साथ काम पर उसको लगा दिया। इससे काम में गति आ गई, यानी तेजी आ गई। मानो भी अब फुर्ती से यानी बड़ी तेजी से सांचे में ईंटें डालने लगी थी, जिससे उनकी दिहाड़ी बढ़ गई थी, अर्थात प्रत्येक दिन का काम ज़्यादा करते थे तो पैसे भी उनको ज़्यादा मिलने लगे थे। उस रोज़ मालिक मुख्तार सिंह की जगह उनका बेटा सूबे सिंह भट्ठे पर आ गया। किसके जगह पर, मुख्तार के। मालिक कौन है, मुख्तार सिंह है, तो मुख्तार सिंह के का बेटा कौन है, सूबे सिंह है, तो वो काम पर आया। मालिक कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर चले गए थे, तो उनकी गैर हाजिरी में सूबे सिंह का रोबदाब भट्ठे के माहौल को बदल दे रहा था, यानी बिल्कुल भट्ठे का माहौल बदल रहा था। क्योंकि कई बार मालिक का बेटा ज़्यादा अपने आप को बड़ा मालिक समझता है और वो अपना रोब जमाने लगता है, जिसके आधार पर क्या होता है कि जो मजदूरों का जो नियमित कार्य चलता है तो उसमें परिवर्तन आता है, बदलाव आता है।
इन दिनों में असकर ठेकेदार बिगी बिल्ली बन जाता था, अर्थात बिल्ली के बिगी बिल्ली बन जाना भी एक मुहावरा होता है, डरा डरा सा रहना होता है। तो दफ्तर के बाहर एक अर्दली की ड्यूटी लग जाती थी। अर्दली का मतलब जो उनके दल से बाहर का व्यक्ति था, वो ड्यूटी पर लगा दिया जाता था दफ्तर के बाहर, ऑफिस के बाहर, जो कुर्सी पर उकड़ू बैठकर दिन भर बीड़ी पीता था। और यहाँ पर स्थिति भी दिखाई ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, कुर्सी पर भी बैठता कैसे, उकड़ू बैठता है, तो वैसे ही बैठता है और आने जाने वालों पर निगरानी रखता है, देखता रहता है और बीड़ी पीता रहता है, ऐसा था वो। तो उसकी इजाज़त के बगैर कोई अंदर नहीं जा सकता था। कई बार जो है ऐसा होता है कि जो गेट पर रहता है द्वारपाल, वो समझता है कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ यहाँ पर और मेरे आदेश के बिना तो यहाँ पंछी भी पर नहीं मार सकता, तो ये होता है। तो वैसे ही वो था कुछ नहीं, लेकिन वैसे रखता था जैसे मैं ही मालिक हूँ, तो ये था। एक रोज सूबे सिंह की नज़र किसनी पर पड़ी। यहाँ पर किसनी और महेश पति पत्नी हैं, वो भी भट्ठे पर 3-4 महीने पहले ही आए थे। तो उन्हीं में महेश की पत्नी है, सॉरी पत्नी है किसनी, तो वो आई थी और उस किसनी पर उसकी जो है, जो उसका बेटा है मुख्तार सिंह का, सूबे सिंह मालिक का बेटा, उसकी नज़र उस पर पड़ी। और यहाँ पर बताया गया कि 3 महीने पहले ही वो आए थे और उनके 6 महीने पहले ही शादी जो है हुई थी। 5-6 महीने पहले की बात यहाँ पर की गई है। सूबे सिंह ने उसे दफ्तर की सेवा टहल का काम दे दिया था। सूबे सिंह ने किसनी को काम कौन सा दिया, दफ्तर की सेवा टहल का, अर्थात कोई आए तो चाय पानी का काम जो उसको दे दिया गया। शुरू शुरू में किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया। सूबे सिंह ने उसे तो सुबह किसी का इस पर ध्यान नहीं गया था, लेकिन जब रोज की गारे मिट्टी का काम छोड़कर वह दफ्तर में ही रहने लगी तो मजदूरों में फुसफुसाहटें, अर्थात उसके बारे में विभिन्न बातें जो है वो शुरू हो गई थी। तीसरे दिन सूबे सिंह जब मजदूर काम शुरू करने के लिए झोपड़ी से बाहर निकल रहे थे तो किसने हैंडपंप के यानी नल के नीचे खुले बैठकर साबुन से रगड़ रगड़ कर नहा रही थी। यहाँ पर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने साबुन का यहाँ पर बात क्यों कही है, इसलिए कही है क्योंकि मजदूरों के पास उस समय साबुन था ही नहीं, बेचारे वैसे ही खाली पानी से नहा लेते थे। तो साबुन आने का मतलब यहाँ पर शक पैदा होने लग जाता है। तो भट्ठे पर साबुन किसी के पास नहीं था। साबुन और उससे उठते जाग पर सबकी नज़र पड़ गई थी, लेकिन बोला कोई कुछ नहीं। क्यों नहीं बोल सकता, क्योंकि यदि कोई बोलेगा तो वो भट्ठे से निकाल दिया जाएगा, ऐसी बात थी। तो सभी की आंखों में शंकाओं के गहरे, यानी सभी को संदेह होने लगा था। तो उसके बादल घिर आए थे, कानाफूसी हल्के हल्के, अर्थात एक दूसरे के कानों में बातें जो है इधर उधर की शुरू जो है वो हो गई थी। अब आते हैं इसके कुछ प्रश्न हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा है, सुकिया और मानो किसके साथ ईंट के भट्ठे पर आए थे, तो ठेकेदार असगर था, उसी के साथ आए थे। मानो रुपयों को कहाँ रखती थी, तो अपने धोती के एक कोने में गांठ बांधकर अंटी में रख लेती थी। और मानो क्यों खुश थी, क्योंकि उसे लगने लगा था कि सुकिया एक दिन अपनी जिंदगी के डर्रे को बदल लेगा, चेंज कर लेगा। तो मानो और सुकिया के साथ तीसरा मजदूर कौन आया था, तो तीसरा मजदूर आया था जसदेव, जो छोटी उम्र का लड़का था। सूबे सिंह कौन था, भट्ठे मालिक का लड़का था, मुख्तार सिंह का लड़का था, भट्ठे मालिक का। महेश गुमसुम सा अलग अलग रहने लगा था। अब जिसके बारे में विभिन्न प्रकार की बातें जो होने लग जाएं तो उसका स्वाभाविक है कि गुमसुम रहना, चुपचाप रहना। सांवले रंग की भरे पूरे यानी सांवला रंग था, हल्का काला रंग किसनी का। व्यवहार महेश के लिए दुखदायी हो रहा था, यानी उसको कष्ट दे रहा था। वह दिन भर दफ्तर में घुसी रहती थी और उसकी खिलखिलाटे यानी हंसी की आवाज़ें जो दफ्तर से बाहर तक सुनाई देती पड़ने लगती थी। महेश ने उसे समझाने की कोशिश भी की थी, प्रयास भी किया था, लेकिन वह जिस राह पर चल पड़ी थी वहां से लौटना जो है बड़ा मुश्किल होता है, यानी लगभग असंभव सा होता है। तो भट्ठे की जिंदगी भी अजीब थी। यानी अब बाद में भट्ठे के बारे में बताया गया कि भट्ठे पर कौन कौन काम कर रहे थे, भट्ठे की परिस्थिति क्या क्या थी, तो वो सारी परिस्थिति यहाँ पर बता दी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने। अब बात आती है कि भट्ठे की जिंदगी कैसी थी, यानी फिर कहानी जो है बाद में वहीं जाएगी। भट्ठे की जिंदगी भी अजीब थी। गांव बस्ती का माहौल बन रहा था, यानी ऐसा माहौल बन रहा था जैसे एक गांव ही हो, वहां पर ऐसा बन रहा था। झोपड़ी के बाहर जलते चूल्हे और पकते खाने की, यानी कहने का मतलब पकते खाने की महक से, खाना पके हुए जो खाना पक रहा था उसकी महक से भट्ठे की निरस जिंदगी में कुछ देर के लिए ही सही, भले ही थोड़े समय के लिए था, ताजगी का एहसास होता था। ज़्यादातर लोग रोटी के साथ गुड़ या फिर लाल मिर्च की चटनी ही खाते थे, तो कभी कभार ही बनती थी। यानी दाल सब्जी तो कभी किसी त्योहार के अवसर पर आदि पर ही बनती थी। यहाँ वाल्मीकि जी ने, ओम प्रकाश जी ने ये वहाँ की गरीबी के बारे में दर्शाने का प्रयास किया।
शाम होते ही हैंडपंप पर भीड़ लग जाती थी नल पर पानी लेने के लिए। जिस्म पर चिपकी मिट्टी को जितना उतारने की कोशिश करते, यानी शरीर पर जो मिट्टी चिपकी है भट्ठे पर काम करने से, उसको जितना उतारने की कोशिश करते वह उतना ही भीतर तक उतर जाती है, अर्थात अंतर्मन तक उतर जाती है। नस नस में कच्ची मिट्टी की महक बस गई थी। इस महक से अलग भट्ठे की कोई अस्तित्व, कोई वास्तविकता नहीं थी। किसनी और सुबे सिंह कहानी कब काफ़ी आगे बढ़ गई थी। सुबे सिंह ने के अर्दली ने महेश को शराब की लत डाल दी। जो अर्दली था, जो गेट के कीपर था, जो गेट पर बैठता था, उसने जो किसनी के पति थे महेश, उसको शराब की आदत डाल दी। शराब पीकर महेश झोपड़ी में ही पड़ा रहता था। किसनी के पास एक ट्रांजिस्टर यानी रेडियो भी आ गया था। सुबह शाम भट्ठे की खामोशी में ट्रांजिस्टर की आवाज़ गूंजने लगी थी, अर्थात वह गाने बजने लगे थे। ट्रांजिस्टर वह इतने जोर शोर से बजाती थी कि भट्ठे का वातावरण फिल्मी गानों की आवाज़ से गमक उठता, महक उठता था। शांत माहौल में संगीत की लहरियों ने खनक पैदा कर दी थी, अर्थात वहाँ पर संगीत की ध्वनियाँ जो है चारों ओर पैदा हो गई थी, यानी चारों ओर जो है संगीत बजने लगे की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कड़ी मेहनत और दिन रात भट्ठे में जलती आग के बाद जब भट्ठा खुलता, यानी भट्ठे को जब भट्ठे से ईंटें निकाली जाती, खोला जाता, तो मजदूर से लेकर मालिक तक की बेचैन सांसों को राहत मिलती थी, अर्थात कि कैसे ईंटें पकेंगी, कैसे निकलेंगी, क्योंकि उसी के आधार पर उनको पैसा मिलता था। भट्ठे से पकी ईंटों को बाहर निकालने का काम शुरू हो गया था। लाल लाल पक्की ईंटों को देखकर सुखिया और मानो की खुशी की इंतहा नहीं थी। यानी यदि खुशी का अंदाज़ा लगाएं तो जो है कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, इतने प्रसन्न थे। खासकर मानो तो ईंटों को उलट पुलट कर देख रही थी। खुद के हाथ की पथी ईंटों का रंग ही बदल गया था, यानी वो पहले तो मटमैले रंग की थी, अब लाल रंग की हो गई थी। और खुद की मेहनत का रंग देखना सबको प्रसन्नतादायक होता ही है। तो उस दिन ईंटों को देखते देखते ही मानो के मन में बिजली की तरह एक ख्याल कौंधा था। एक ख्याल, एक विचार जो उसके अंदर आया, मन में आया। इस ख्याल के आते ही उसके भीतर जैसे एक साथ कई कई भट्ठे जल रहे थे, अर्थात कई कई भट्ठे जलने का मतलब इतनी मेहनत कर दी कि बहुत सारे भट्ठे जो है उसने बना दिया, यानी बहुत सारे पैसे जो है मिल गए। उसने सुखिया से पूछा कि एक घर में कितनी ईंट लग जाती है, यानी एक मकान बनाते वक्त कितनी ईंटें लग जाती हैं। बहुत, कई हजार। लोहा, फिर सीमेंट, फिर लकड़ी, फिर रेत अलग से, ये सारी चीज़ें लगती हैं। तो उसके मन में ख्याल उभरा था। उसे तत्काल कोई आधार नहीं मिल पा रहा था, यानी किस आधार पर वो अपनी बात जो है सुखिया के सामने रखे मानो, क्योंकि उसने कहा था कि एक मकान में कितनी ईंटें लगे, तो वो बात छेड़ना चाहती थी कि हम भी अपना मकान बना ले। तो वह बेचैन हो उठी थी, अर्थात उसको चैन नहीं मिल रहा था कि वो किसी न किसी प्रकार जो है सुखिया के सामने अपनी बात रखे। उसे खामोश देखकर सुखिया ने कहा, चलो काम शुरू करना है। जसदेव बाट देख रहा होगा, इंतजार कर रहा होगा। सुखिया के पीछे पीछे अनमनी सी, यानी मन नहीं था, फिर भी चल पड़ी मानो। लेकिन उसके दिलो दिमाग पर ईंटों का लाल रंग कुछ ऐसे छा गया था, लाल ईंटें देखने से, कि वह उसी में उलझ कर रह गई थी, अर्थात उससे उन्हीं बातों में वो उन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी। महेश क्यों गुमसुम रहने लगा था? क्योंकि उसकी पत्नी थी किसनी, उसके बदले हुए व्यवहार के कारण जो है गुमसुम रहने लगा। भट्ठे में ज़्यादातर लोग रोटी के साथ क्या खाते थे? तो हमने देखा था कि लाल मिर्च की चटनी खाते हैं या गुड़ के साथ रोटी खाते हैं। किसनी को क्या क्या मिल गया था? किसनी को एक ट्रांजिस्टर जो है वो मिल गया था। महेश को शराब की लत किसने डाली थी? तो सुबे सिंह का जो अर्दली था उसने डाल दी थी। मजदूर से लेकर मालिक तक सभी कब चैन की सांस लेते हैं? जब कड़ी मेहनत के बाद और दिन रात भट्ठे की जलती आग के बाद जब भट्ठा खुलता है तो सभी को चैन की सांस जो है वो मिलती है। झिंगुरों की झिनझिन, ये झिंगुर होते हैं जो झर झर करते रहते पूरी रात, जिनकी आवाज़ जो है पूरी रात आती है, चर चर की पूरी रात, उनको झिंगुर बोलते हैं। और बीच बीच सियार यानी गिदड़ों की आवाज़ें रात के सन्नाटे में स्याहपन घोल रही थी, यानी और काला कर रही थी। थके हारे मजदूर नींद की गहरी खाइयों में लुढ़क गए थे, क्योंकि पूरे दिन थकने के बाद जो है गहरी नींद में सो जाते हैं। मानो के ख्यालों में अभी भी लाल लाल ईंटें घूम रही थी, मानो बाकी सब सो गए थे, मानो अभी भी जाग रही थी, क्योंकि वो ईंटें दिमाग में घूम रही थी। इन ईंटों से बना हुआ एक छोटा सा घर उसके जेहन में, यानी दिल में बस गया था। यह ख्याल जिस शिद्दत से पुख्ता हुआ था,
यानी कहने का मतलब जिस ढंग से उसके अंदर जो है मजबूती से ये ख्याल आया था, नींद उतनी ही दूर चली गई थी, यानी भाग गई थी। दूर किसी बस्ती से हल्के हल्के छन कर आते मुर्गे की बांग यानी आवाज़, रात के आखिरी पहर के एहसास यानी रात का अंतिम समय यानी 3-4 बजे का आसपास का समय के साथ ही मानो कि पलकें नींद से बारी होने लगी, अर्थात उसको नींद आने लगी। यानी अपने घर के विषय में सोचते सोचते मानो कि को पूरी रात जागती रही, और सुबह जब मुर्गे की आवाज़ आई, क्योंकि सुबह प्रातःकाल ही आवाज़ मुर्गे बोलते हैं, तो तब उसकी आंखें भारी होने लगा था, तो उसको नींद आने लगी। सुबह के जरूरी कामों से निपटकर जब सुकिया ने झोपड़ी में जाका तो वह हैरान रह गया। इतनी देर तक मानो कभी नहीं सोती, क्योंकि वो सोई ही रात के अंतिम पहर में है, तो अभी तक सोई रही थी, तो परेशान हो गया। गहरी नींद में सोई मानो का माथा उसने छूकर देखा, कहीं बुखार बुखार तो ना आ गया हो, तो माथा ठंडा था, यानी ठीक थी। उसने रात की सांस ली, मानो को जगाया। इतना दिन चढ़ गया है, उठने का मन नहीं है क्या? यानी आज जागना नहीं क्या, उठना नहीं क्या? मानो अनमनी सी उठी, अर्थात मन नहीं कर रहा था उठने का, तो भी वह उठी। कुछ देर यूं ही चुपचाप बैठी रही। मानो का इस तरह बैठना सुकिया को अखरने लगा, अर्थात उसके मन में शक पैदा करने लगा कि क्या विचार कर रही है, आज क्या बात है, जी तो ठीक है ना, यानी मन तो ठीक है। मानो अपने ख्यालों में गुम थी, मन की बात बाहर आने के लिए छटपटा रही थी, यानी अपना घर बनाने की बात जो सुकिया से कहना चाहती थी। उसने सुकिया की ओर देखते हुए पूछा, क्यों जी, क्या हम इन पक्की ईंटों पर घर नहीं बना सके, यानी अपना घर नहीं बना सकते? मानो की बात सुनकर सुकिया आश्चर्य से उसे ताकने लगा। कल की बात वह भूल चुका था। सुकिया ने गहरे अवसाद से भरकर यानी दुख से भरकर कहा, पक्की ईंटों का घर 2-4 रुपये में ना बनता है। इतने ढेर से नोट लगे हैं घर बनाने में, गांठ में नहीं है, पैसा चले हाथी खरीदने, अर्थात पैसा तो जेब में नहीं और बड़ी चीज़ों का मोल भाव करने चल जाते हैं। महीने भर में जो हमने इतनी ईंटें बना दी हैं, क्या अपने लिए हम ईंटें ना बना सके हैं? मानो ने कहा। मानो ने मासूमियत से यानी एक बचपने की तरह एक बड़े सरल ढंग से उससे कहा, मासूम बनकर, यह भट्ठा मालिक का है, हम ईंटें उनके लिए बनाते हैं, हम तो मजदूर हैं, इन ईंटों पर अपना कोई हक ना है। सुकिया ने अपने मन में उठते दबाव को महसूस किया, अर्थात उसका भी मन तो कर रहा था, लेकिन उसने दबाव ये था कि नहीं, हम घर नहीं बना सकते। इन ईंटों के इन ईंटों पर हमारा कोई हक ना है, क्यों? मानो ने ताज्जुब भरी कड़वाहट से कहा, आश्चर्य भरी कड़वे शब्दों में। उसके अंदर बवंडर मचल रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद मानो बोली, हर महीने कुछ और बचत करेंगे, ज़्यादा ईंटें पाथेंगे, और तब भी अपना घर नहीं बना सकते। यानी प्रश्न किया कि तब तो हम अपना घर बना ही सकते हैं। अपने भीतर कुलबुलाते सवालों को बाहर लाना चाहती थी, यानी उसके बार बार उसके मन के अंदर जो सवाल चल रहे थे, वो सारे के सारे सवाल सुकिया के सामने रखना चाहती थी। क्या हम क्यों नहीं बना सकते अपना घर, ये सवाल था। किसकी आवाज़ें रात के सन्नाटे में स्याहपन घोल रही थी, ये प्रश्न है। तो झिंगुरों की, शियारों की आवाज़ थी ये सब। मानो किसके ख्यालों में खोई हुई थी, लाल लाल ईंटों के ख्यालों में खोई हुई थी। सुकिया झोपड़ी में झांककर क्यों हैरान हो उठा, क्योंकि मानो देर तक सोई हुई थी। इन ईंटों पर हमारा कोई हक ना है, क्यों? ये किसने किससे कहा? तो मानो ने अपने पति सुकिया से ये बातें कही थी। इतनी मजदूरी मिलती कहाँ है, पूरे महीने हार्ड गोड यानी हार्ड और गोडे घुटने तोड़ के भी कितने रुपए बचे, यानी कुल 80 रुपये बने। यानी पूरे महीने हमने खूब मेहनत की और पूरे महीने में हमें की बचत कितनी हुई, केवल 80 रुपये की, 80 रुपये की बचत हुई। एक साल में 1000 ईंटों के दाम अगर हमने बचा भी लिए, 1000 ईंटों के दाम, तो घर बनाने लायक रुपया जोड़ते जोड़ते उम्र निकल जाएगी, हम बूढ़े ही हो जाएंगे, फिर भी घर ना बन पाएगा। सुकिया ने दुखी मन से कहा कि हम इतना मेहनत करेंगे तो भी यदि हमने इस महीने के हिसाब से लगाए तो 80 रुपये बचाए हैं, और साल में 1000 ईंटें, और हम इस प्रकार पूरी उम्र जोड़ते रहेंगे तो भी घर नहीं बन पाएगा। अगर हम रात दिन काम करें तो भी नहीं। मानो ने बड़े उत्साह में भरकर कहा कि रात दिन काम करेंगे, जब हमें घर ही बनाना है तो हमारा लक्ष्य हो जाएगा, तो हम रात दिन काम करेंगे। बावड़ी हो गई क्या, चल उठ, चल काम पे जाना है।
टाइम ज़्यादा हो रहा है, यानी समय ज़्यादा हो रहा है। ठेकेदार आता ही होगा। तो ये सब सुखिया ने कहा। आज पूर्व की टांग काटनी है लगार के लिए। पूर्व की टांग का मतलब पूर्व की तरफ से जो है हमें गारा का जो ईंटें हैं वो बनानी शुरू करनी है। सुखिया मानो के सवालों से घबरा गया था, उठकर बाहर जाने लगा। कुछ भी करो, तुम चाहो तो मैं रात दिन काम करूंगी, मेहनत करूंगी, मुझे एक पक्की ईंटों का घर चाहिए, अपने गांव में लाल सुर्ख ईंटों का घर, यहाँ नहीं अपने गांव में। मानो के भीतर मन में हजार हजार बसंत खिल उठे थे, यानी प्रसन्नता, खुशियां। बसंत क्या होता है? खुशी का प्रतीक होता है, तो वो थे। सुखिया और मानो को एक लक्ष्य मिल गया। एक लक्ष्य जब मिल जाता है तो व्यक्ति रात दिन एक कर देता है, वही हुआ। पक्की ईंटों का घर बनाना है। अपने ही हाथ की पक्की ईंटों से सुबह होते ही काम पर लग जाते हैं और शाम को अंधेरा होने तक जुटे रहे, यानी काम लगे रहे। ठेकेदार असगर से लेकर मालिक तक उनके काम से खुश थे, प्रसन्न थे, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे थे। सुबह सिंह किसनी को शहर भी लेकर जाने लगा था। अब किसनी की बातें आती हैं। किसनी के रंग ढंग में बदलाव आ गया था। अब वह भट्ठे की पर गारे मिट्टी का काम नहीं करती थी। महेश रोज रात में शराब पीकर अपने मन की भड़ास यानी गाली बकता आदि करता था। दिन में भी अपनी झोपड़ी में पड़ा रहता था, इधर उधर बैठा रहता था। किसनी कई कई दिनों तक शहर से लौटती नहीं थी। ये महेश और किसनी का किस्सा बीच में आ गया है। जब लौटती थी थकी, निढाल और मुरझाई हुई थी, तो कपड़ों लत्तों की अब कमी उसके पास नहीं थी। उस रोज सुबह सिंह ने भट्ठे पर आते ही असगर ठेकेदार से कहा था, मानो को दफ्तर में बुलाओ। अब जो है किसनी जो उसके जाल में फंसी थी, अब वो सुबह सिंह मानो को भी अपने जाल में फंसाना चाहता था। तो मानो को दफ्तर में बुलाने के लिए किसको कहा? सुबह से यहाँ पर असगर ठेकेदार से कहा। आज कितनी की तबीयत ठीक नहीं है। आज किसनी की तबीयत ठीक नहीं, यानी किसनी आज बीमार है, इसलिए दफ्तर में जो है चहल पहल या चाय पानी के लिए किसनी को बुलाने, किसनी की जगह मानो को बुलाने के लिए कहा। असगर ठेकेदार ने रोकना चाहा। छोटे बाबू मानो को, यानी यहाँ पर लेकिन असगर मानो को, यानी छोटे बाबू मानो को, यानी वो मालिक का बेटा था, मानो को बुलाओ। बात पूरी होने से पहले ही सुबह सिंह ने उसे फटकार दिया था, तुमसे जो कहा गया वही करो। राय देने की यानी सलाह देने की कोशिश मत करो। तुम इस भट्टे पर मुंशी हो, मुंशी ही रहो, यानी जो ठेकेदार का काम करता है वो मुंशी होता है। मालिक बनने की कोशिश करोगे तो अंजाम बुरा होगा, यानी उसका जो परिणाम है वो बुरा होगा। असगर ठेकेदार की गिग्गी बंद गई, यानी वो डर गया। वह चुपचाप मानो को बुलाने के लिए चल दिया। असगर ठेकेदार के ने आवाज देकर कहा, मानो छोटे बाबू बुला रहे हैं, यानी मानो को कहा कि आपको छोटे बाबू जो है वो बुला रहे हैं। तो इसके निमित्त जो प्रश्न है इस पैराग्राफ के निमित्त वो देख लेते हैं कि क्या क्या प्रश्न जो है यहाँ पर है। मानो और सुकिया ने पूरे महीने में कितनी बचत की थी? तो 80 रुपये बचत यहाँ पर की थी। मानो सुकिया के से किस बात की मांग कर रही थी? एक पक्की ईंटों के घर बनाने की मांग कर रही थी। सुबह सिंह किसनी को कहाँ लेकर जाने लगा था? शहर में। असगर ठेकेदार से सुबह सिंह ने क्या कहा था? कि मानो को दफ्तर में बुलाने के लिए असगर ठेकेदार ने से सुबह सिंह ने कहा था। मानो ने सुकिया की ओर देखा। उसकी आंखों में भय से उत्पन्न कातरता थी, कायरता थी। सुकिया भी इस बुलावे पर हड़बड़ा गया था। वह जानता था कि मछली को फंसाने के लिए यह जाल फेंका जा रहा है। गुस्से और आक्रोश से नसें खींचने लगी थी, यानी क्रोध के कारण। जसदेव ने भी सुकिया की मनस्थिति को भाप लिया, यानी मन की स्थिति को, अवस्था को। वह फुर्ती से उठा, हाथ पांव पर लगी मिट्टी छुड़ाते हुए बोला, तुम वही ठहरो। क्योंकि जसदेव क्या है, उनके साथ काम करता है, एक छोटी कम उम्र का लड़का है, तो वो तैयार हो गया, तुम वहीं ठहरो मैं देखता हूँ, चलो चाचा। असगर के पीछे पीछे चल दिया। असगर ठेकेदार जानता था कि सुबह सिंह शैतान है, यानी अच्छा व्यक्ति नहीं है, तो लेकिन चुप रहना उसकी मजबूरी बन गई थी। जिंदगी का खास हिस्सा उसने भट्ठे पर ही गुजारा था, तो भट्ठे से अलग उसका कोई वजूद नहीं था, इसलिए वो सारी बातें सहन कर रहा था। असगर ठेकेदार की बात की गया। असगर ठेकेदार के साथ जसदेव को आता देखकर सुबह सिंह बिफर पड़ा, यानी खिंच गया। तुझे किसने बुलाया है?
जी जो भी हो काम बताइए मैं कर दूंगा, जसदेव ने विनम्रता से कहा, बड़े सरलता से कहा। क्यों, तो उसका खसम है या उसकी, यानी कहने का मतलब उस तेरे दोस्त की लुगाई है पर चर्बी चढ़ गई है। सूबे सिंह ने आप शब्दों का इस्तेमाल किया, यानी बुरे बुरे शब्द बोलने लगा। बाबूजी आप किस तरह बोल रहे? जसदेव की बात पूरी करने से पहले ही एक जन्नाटेदार थप्पड़ उसके चेहरे पर यानी गात पर पड़ा, गाल पर उसके मार दिया गया जसदेव के द्वारा, यानी जसदेव को सूबे सिंह के द्वारा। लातें भट्ठे की आग में झोंक दूंगा, यानी कहने का मतलब यहाँ पर साले शब्द का प्रयोग किया गया है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। तो भट्ठे की आग में झोंक दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, अड़िया तक नहीं मिलेंगी राख से, समझा। सूबे सिंह ने उसे धकिया दिया, जसदेव गिर पड़ा, यानी सूबे सिंह ने उसको धक्का दे दिया। तब तक वह संभल पाता, लात गुस्सों से सूबे सिंह ने उसे अधमरा कर दिया, यानी बेहोश कर दिया। चीख पुकार सुनकर मजदूर उसकी ओर दौड़ पड़े थे। मजदूरों को एक साथ आता देखकर सूबे सिंह जीप में बैठ गया और देखते ही देखते जीप शहर की ओर दौड़ गई थी। असगर ठेकेदार दफ्तर में जा घुसा था, अर्थात दफ्तर में जा बैठा, यानी असगर ठेकेदार चुपचाप बैठ गया और यहाँ पर जो है सूबे सिंह भाग गया वहां से, आके सभी मजदूरों को एक साथ आता हुआ देखकर। मानो ने सुकिया की आंखों में क्या देखा? सुकिया की आंखों में भय देखा था। असगर के साथ सूबे सिंह के पास कौन गया था? तो जसदेव गया था। क्रोध में आकर सूबे सिंह किसको पीट रहा था? तो जसदेव को ही पीट रहा था। जसदेव की चीख पुकार सुनकर वहां पर कौन आया? तो सारे मजदूर जो वहां पर आ गए थे। मजदूरों को आता देखकर सूबे सिंह ने क्या किया? मजदूरों को आता देखकर सूबे सिंह जीप में बैठा और शहर की ओर भाग गया। आज इतना ही, आगे फिर इसकी बाकी की कहानी को बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक साथ काफ़ी लंबी वीडियो बन जाती है। तो इसको हम जो है बाद में देखते हैं कि यहाँ पर सुकिया और मानव का क्या व्यवहार रहा, अर्थात उनकी ज़िंदगी का डर आगे कैसे चला। तो यहाँ तक आप ध्यान से इसको समझ लीजिए, सुन लीजिए, ताकि कोई भी इससे प्रश्न पूछा जाए तो आपको उसकी कहानी का पता हो। ओके।